हेलो एवरीवन। तो मैं आज फिर से लेकर आई हूँ सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। और ये जो है पेपर ये 2016 में आया हुआ था। तो मैं यहाँ पे सीटीपी पोर्शन डिस्कस करूँगी और इसके बाद मैं आज हिंदी का भी पोर्शन डिस्कस करने वाली हूँ कि हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियोज़ मैं डाल रही हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? संप्रत्यात्मक विकास, ठीक है, संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी विधि जो है वो प्रभावी होगी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का प्रयोग करना। ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम कभी भी बच्चों को दंड नहीं दे सकते। हम कभी भी बच्चों में दंड का प्रयोग नहीं करेंगे। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। ये भी गलत हो जाएगा। पुराने प्रत्ययों को जोड़कर ही नए प्रत्यय को समझाना चाहिए। ठीक है, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना ही सबसे प्रभावी विधि हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। किस वातावरण में? और जो बच्चे हैं वो कौन से बच्चे हैं? प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं। ठीक है, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होते हैं और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करते हैं। ऐसा नहीं है, शिक्षक कभी भी अधिगमों में आगे नहीं रहेंगे। हमेशा आगे कौन रहेगा? विद्यार्थी। जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे क्या है, वे महत्वपूर्ण हैं। जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ये भी गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 और ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है, पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। जबकि विद्यालय क्या है? जहां पर बालक का सर्वांगीण विकास होता है। केवल उसको पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाया जाता, सब कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ठीक है, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो ये ऑप्शन, तीनों ही ऑप्शन क्या है? सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा A, B एंड C, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखो उसने एकदम ठीक कर लिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, पहली बात, काम जल्दी करो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, हम कभी भी उसको प्रलोभन नहीं देंगे। ठीक है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, कभी भी उसके बीच कंपटीशन नहीं कराएंगे। तुम उसके जैसा क्यों नहीं कर सकते? हम कभी भी क्या है, बच्चे को कंपेयर नहीं करेंगे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। ये वाला आंसर क्या है? सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, उनमें चिंता और डर पैदा करके और प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। आपको पढ़ के ही ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन कौन सा सही है। अगर कोई शिक्षिका है और वो अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित
करना चाहती है तो वो क्या करेगी, पहले हम गलत ऑप्शन को कट करेंगे, चौथा गलत हो जाएगा, कभी भी हम प्रतियोगिताएं नहीं कराएंगे बच्चों के बीच, बच्चों में डर कभी भी हम पैदा नहीं करेंगे, प्रलोभन बच्चों को नहीं देंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ठीक है। 6th क्वेश्चन है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ठीक है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। कैसे उत्प्रेरित करना होगा? दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हम कभी भी दंड का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। अंक पाने के लिए कभी भी कोई काम नहीं किया जा सकता, बल्कि अच्छा विद्यार्थी और अच्छा जीवन जीना, अच्छा सीखने के लिए काम किया जाता है। रटकर याद करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। लेते हैं 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? ऑप्शंस हैं व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड। तो वही मैं बोलती हूँ, पहले आप गलत ऑप्शन हटा दीजिए और नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। शारीरिक दंड हम कभी भी दंड नहीं देंगे, तुलना नहीं करेंगे, प्रतियोगी कक्षा का प्रावधान नहीं है। तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ठीक है। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। किस प्रकार आगे बढ़ता है? सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर और भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो विकास के ये 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है सिर पदाभिमुख और एक होता है केंद्र पदाभिमुख। ठीक है, इसका जो होता है ये होता है सिर से पैर की ओर, और जो केंद्राभिमुख होता है वो केंद्र से बाहर की सीमाओं की ओर। ठीक है, केंद्र से बाहर मतलब कि जैसे हार्ट में पहले मजबूती आई, उसके बाद बाहर की ओर मजबूती जो आती है वो केंद्राभिमुख होता है। और ये सिर पदाभिमुख क्या होता है? सर से पैर की ओर जो विकास होता है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय। कौन सा समय सबसे अच्छा है? तो सबसे अच्छा जो भाई, वयस्क में तो भाषा विकास होगा नहीं उसका, कि वो वयस्क होने के बाद उसका भाषा विकास हो रहा है। जन्म से पहले का समय भी नहीं होगा, वो उसने जन्म ही नहीं लिया तो भाषा का विकास कैसे होगा? मध्य बचपन का समय भी नहीं होगा। सबसे अच्छा समय, सबसे संवेदनशील समय कौन सा होगा? प्रारंभिक बचपन का समय। ठीक है, प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय माना जाता है। और कहा जाता है कि बच्चा 5 वर्ष तक की आयु तक उसमें आप जितना भी उसे कुछ सिखाना चाहते हो वो सिखा सकते हो, और वैसा ज्ञान उसको जीवन भर के लिए स्थायी रहता है। ठीक है। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसने नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और समाप्तांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो किस प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी? स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवांशिकता और पर्यावरण, और वृद्धि और विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और पर्यावरण। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? समाजीकरण के गौड़ वाहक मीन्स होता है सेकेंडरी, मतलब द्वितीयक वाहक। समाजीकरण के प्रथम वाहक कौन होता है? परिवार होता है। द्वितीयक वाहक कौन होता है? द्वितीयक वाहक होता है, कौन सा होता है द्वितीयक वाहक? विद्यालय और पास पड़ोस। ठीक है, विद्यालय और पास पड़ोस जो होते हैं समाजीकरण के गौड़ वाहक या द्वितीयक वाहक हो सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। संज्ञानात्मक विकास का क्या कारण है? मैंने पहले ही बताया था। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। तो और अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है और ऑप्शन में सामाजिक जैसे वर्ड लिखे हैं ना, तो आप उसको टिक कर लीजिएगा, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा समाज से ज़्यादा सीखता है। ठीक है,
क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये किस पर आएगा, किस सोपान के अंतर्गत आएगा। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन या सामाजिक संकुचन अनुकूलन, ये किसके अंतर्गत आएगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो क्या आएगा, अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन। मतलब कि हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन और वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो क्या बोला है जीन पियाजे ने, बताइए। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। इनका कहना था शिक्षार्थी जितना ज़्यादा खुद से करके सीखेगा उतना ही वो उसका अधिगम के लिए अच्छा है, उतना ही उसका अधिगम क्या है, स्थायी होगा। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, सामयिकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में, या समावेशन और अनुकूलन के रूप में। तो ये जाना जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो ना किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखिएगा सीटेट का एग्जाम देने के लिए। 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ाता है, खोज को प्रोत्साहन देता है या नियामक है। तो देखो सबसे अच्छा क्या है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक कैसा वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे अधिगम सुगम बने, तो वो कराएगा खोज को प्रोत्साहन देकर, क्योंकि जितना बच्चा खोजेगा, जितना बच्चा खुद से करेगा उतना ज़्यादा सीखेगा। 16 का क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 3rd। 17 है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सकें। और चौथा है, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। अगर हर बच्चा प्रत्येक विषय को 8 भिन्न तरीकों से पढ़ेगा, हद है। क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ये क्या, ये किसमें कहा गया है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में। 18th क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। और मैं आपको ये बता देती हूँ, इस तरह के बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि जीन पियाजे ने इसे क्या कहा है, तो इसे क्या कहा है, जीन पियाजे ने अहम केंद्रित भाषा कहा है। और अगर यही लिख देगा लेव वाइगोत्स्की ने इसे क्या कहा है, तो लेव वाइगोत्स्की ने इसे निजी भाषा कहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। लिंग है, लिंग क्या है, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता या शारीरिक संरचना। लिंग क्या है, लिंग एक सामाजिक संरचना है। ठीक है,
20 क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों की आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट या मानकीकृत परीक्षण? तथ्यों पर आधारित केवल रट्टा मार के और याद करने वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए, तो पहला गलत हो जाएगा। वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न भी नहीं, मानकीकृत परीक्षण भी नहीं। एक मानकीकृत परीक्षण हमेशा निगेटिव में आता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे। ऐसा कुछ नहीं है, हम कठोर नियम कभी भी विद्यार्थियों के लिए लागू नहीं करेंगे। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, ये भी गलत हो जाएगा। और मानक आकलन क्या होता है कि मतलब हम एक लेवल तय कर देते हैं बच्चे के लिए, तो ये गलत होता है। ठीक है, ये निगेटिव फॉर्म में आता है। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करना, कभी भी बच्चों को हम अलग नहीं करेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ठीक है। 22 क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। तो कौन सा सही हो जाएगा? देखो, वर्ष यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, यह गलत है। आकलन क्या है? आकलन टाइमली, टाइम टू टाइम होना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे को भी पता चल सके और शिक्षक को भी पता चल सके कि बच्चे ने कितना सीखा है। विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलना वगैरह वाले वर्ड हमेशा निगेटिव में आते हैं। भय और तनाव का संचार हमें करना नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों और विद्यार्थियों की फीडबैक को प्राप्त करना। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या या एनसीएफ से भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, तो जिन्होंने भी एनसीएफ का टॉपिक नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हो। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका क्या है? अनुमतिपरक है, सुविधादाता है, सत्तावादी है, अधिनायकीय है। तो शिक्षक हमेशा किस रूप में होता है? शिक्षक हमेशा सुविधादाता के रूप में है। ठीक है, सुविधा प्रदान करेगा शिक्षक शिक्षार्थियों को। ठीक है। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जाती, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, एकमात्र निर्धारक होती हैं। विविध कक्षा में अपने शिक्षार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं, मतलब एक विविध कक्षा है और उससे जो टीचर है वो विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं करती हैं? अधिगम के लिए, विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जाती। ऐसा तो है नहीं। अगर शिक्षिका विद्यार्थियों को सिखा रही है तो वो जाहिर से चाहती है ना कि बच्चों को आए, या ऐसा तो है नहीं कि शिक्षिका कोई संबंध ही नहीं रखती पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, ऐसा भी नहीं है। क्या है? पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। शिक्षिका जो भी क्लास में पढ़ाती है वो अपेक्षा करती है कि विद्यार्थी को आए और ये क्या है? महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो 24 का क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर सही हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना, यह है 25 क्वेश्चन। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। अगर हम विशेष जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको शामिल करते हैं तो क्या विद्यालयों पर भार बढ़ता है? ऐसा तो है नहीं। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। एक काल्पनिक लक्ष्य है जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 25 का क्या हो जाएगा? 2 आंसर। 26 देखते हैं। 26 क्वेश्चन है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है सही क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। गलत क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। जैसे कि अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आए हैं, ठीक है, कोई अलग संस्कृति का है, कोई अलग समाज से है, कोई किसी की आर्थिक स्थिति अलग है, तो अगर उनका एक ग्रुप होता है, उनकी एक क्लास होती है जिसमें अलग अलग पृष्ठभूमियों के बच्चे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चा उनकी पृष्ठभूमि को थोड़ा सीखेगा और दूसरा बच्चा उनकी पृष्ठभूमियों को सीखेगा। तो इससे क्या है, वो अपने साथियों से ही कौशल सीखेंगे। तो इसको हम हमेशा पॉजिटिव वे में लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
27 क्वेश्चन है, सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, ऐसा नहीं है। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं, ऐसा भी नहीं है। केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सही हो जाएगा। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन चौथा ही सही होगा। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है अपने अधिगम को? अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन देकर। कभी भी क्लास में हमें प्रतियोगिता नहीं बढ़ानी है, ठीक है। ऐसे प्रतियोगिता करना गलत होता है, निगेटिव फॉर्म में आता है, ठीक है। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित, बस यहीं पे रुक जाओ। अगर विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित कर दिया तो वही प्रभावी अधिगम है, ठीक है। फिर भी हम नीचे देख लेते हैं, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 है सही आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता है, ऐसा नहीं है। बच्चे सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, बच्चे निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते। बच्चे समस्या समाधान करता है, ये भी बात सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, ये भी सही है। तो मतलब बी सी डी हमारा सही हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में है, बी सी डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।